हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग अलग प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी तैयारी यूट्यूब पर निःशुल्क कराई जा रही है। तो वर्तमान समय की परीक्षाओं को देखते हुए जैसा कि आपको जानकारी है कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आने वाली है, जिसके और यूपी टेट प्राइमरी शिक्षक भर्ती की गणित विषय को देखते हुए हम उसकी स्पेशल क्लास वो भी स्टार्टिंग से आज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि सामने लिखा है, जीरो टू हीरो बेस्ट वीडियो। हमारी पूरी कोशिश की गई है कि इस क्लास को आपके समझ में पूरी तरह से आए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी समस्या रहती है तो आप अपनी समस्या को कमेंट्स बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप, एसएमएस या कॉल के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और क्लास पसंद आने पर आप इसे लाइक, शेयर और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली प्रत्येक क्लास की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप क्लास को पूरा देखें। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। संख्या पद्धति से हमने ये टॉपिक लिया है और पहला जो टॉपिक है हमारा इसमें सांकेतिक प्रतिरूपों का प्रयोग। ये एक इम्पोर्टेंट पैटर्न होता है जिसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में, और ये कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाता है कि जल्दबाजी में हम इसका क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। देखिए क्या पैटर्न दे रखा है प्रश्न नंबर 1 में। यदि प्रश्न 1 में दिया है, यदि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो तो 8 स्टार 12 का मान होगा। तो जो पैटर्न हमें दे रखा है बिल्कुल उसी की तरह हमें लेके चलना है कि जो ए स्टार बी का जो मान निकाला है इन्होंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से यहाँ पर मान निकाला है, तो हम इसको भी उसी तरीके से मान निकालेंगे जैसे कि दे रखा है। अगर इसे हम मान लें ए ये हो गया आपका, बी आपका हो गया 12, ए बराबर हो गया 8, बी बराबर हो गया 12। तो जो दे रखा है उसके हिसाब से अगर हम इसे वैल्यू लगाएं तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस ए का मान 8 गुणा 12। ये हमको मान लगा लेना है जैसे उसमें दिया होगा, जो वैल्यू आपको दी होंगी, जिस सांकेतिक का मान जिस तरीके से उसे प्रदर्शित किया होगा उसी हिसाब से उस मान को हमें लगाना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 8 का वर्ग होता है 8 × 64 और 12 का वर्ग होता है 144 और माइनस 12 और 8 की मल्टीप्लाई गुणा करने पर हम प्राप्त होता है 96। इन्हें ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 96 को इसे घटा देंगे। 4 4 8, 6 4 10, 1 और 1 2, माइनस इसमें से हो गया 96। 208 माइनस 96 इसे घटाएंगे। 8 में से 6 गया, 2 बचेगा और 20 में से 9 गया 11। तो हमारा आंसर मिला 112। 8 स्टार 12 का जो मान होगा वो होगा 112 दिए गए सांकेतिक के अनुसार। अगर यही सांकेतिक किसी और रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमें केवल उसी सांकेतिक का प्रयोग करना है जैसा कि सामने दे रखा होगा, क्वेश्चन में हमें दिया होगा। चलिए आगे इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। आप इस तरह के क्वेश्चन कोई भी मिलेगा आपके लिए तो आप इसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए अपॉन बी हो तो 8 स्टार 4 प्लस 9 स्टार 3 का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर ये स्टार के रूप में इसका पैटर्न यहाँ पर चेंज कर दिया और हमसे यहाँ पर जो वैल्यू पूछी है वो इसकी अलग निकालना है और इसका अलग निकालना है। बाद में जो आएगा उसे हमें क्या करना है, प्लस करना है। पैटर्न वही है जो पहले प्रश्न में हमसे पूछा था, बिल्कुल उसी तरह हमें इसमें मान रखना है। और अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो चुका है। देख क्या दे रखा है, अगर पहली बार हम मान लें तो ए बराबर 8 हो जाएगा, बी बराबर 4 हो जाएगा, दूसरी बार में ए बराबर 9 और बी बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए मान लगाते हैं। पहले
हम मान निकालते हैं 8 स्टार 4 का। 8 स्टार 4 के लिए जो मान होगा वो क्या होगा, 8 क्योंकि ए दे रखा है प्लस बी, और बी की जगह हमने लिया है 4 प्लस ए की जगह 8 और बी की जगह है 4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 12 और ये कट जाएगा +2, 12 और 2 हो गए 14। 8 स्टार 4 का मान आया 14। इसके बाद निकालते हैं 9 स्टार 3 का मान। 9 स्टार 3 बिल्कुल उसी पैटर्न के आधार पर हमें निकालना है। जैसे हमने ए की जगह 8 लिया था, अब ए की जगह हो जाएगा 9 प्लस बी की जगह हो जाएगा 3 प्लस फिर ए की जगह 9 और बी की जगह 3। 3 से इसे काटेंगे और ये हो जाएगा 9 और 3 12 प्लस 3, ये हो गया आपका 15। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। क्योंकि दोनों दे रखे हैं 8 स्टार 4 प्लस 9 स्टार 3, दोनों को हम ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए यहाँ से 14 प्लस 15 को ऐड करेंगे, ये हमें मिलेगा, इसकी वैल्यू 14 15 हो गया आपका 29। इसका जो सटीक आंसर होगा वो होगा 29। आशा करते हैं आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और है। प्रश्न तीसरा है, यदि P स्टार Q बराबर P प्लस Q इन ब्रैकेट और अगली ब्रैकेट में दे रखा है P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर हो तो 5 स्टार 4 का मान क्या होगा। फिर वही तरीका कि P की जगह हम 5 लेंगे और Q की जगह 4 ले लेंगे। बाकी जो पैटर्न का खोलने का तरीका है वो इनके हिसाब से लेंगे। तो P की जगह हमने ले लिया 5 स्टार 4, मान लगाएंगे 5 प्लस 4, इसके बाद 5 का वर्ग माइनस PQ है, PQ P का मान है 5 और Q का मान है 4 प्लस Q का मान फिर 4 का स्क्वायर है, तो इसे स्क्वायर लगाएंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। मान लग गया होगा, आप मान को लगा लेंगे, कुछ नहीं करना है। जो पैटर्न हमें दिया होगा उस पैटर्न के हिसाब से जो हमें वैल्यू दे रखी है बिल्कुल उसी पैटर्न को उसी रूप में हमें अनुरूप करना है। इन्हें ऐड कर लेंगे, 5 और 4 हो गया 9। इसके बाद ब्रैकेट के अंदर बनेगा आपका 25 और 5 चौक 20 प्लस 4 चौक 16। 9 बाहर चल रहा है आपका, प्लस वाले ऐड कर लो पहले, 25 प्लस 16 ये बनेंगे आपके 5 6 11, 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 20, ये हो गया आपका 9 और 41 में से 20 घटाएंगे आपका मिलेगा 21 और 21 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से देखते ही आराम से कर लोगे। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ इसमें कोई सूत्र वगैरह लगाने की जरूरत वो भी नहीं है। केवल हमें जो पैटर्न दिया होगा उसी पैटर्न को अपने क्वेश्चन के अनुसार हमें करना है। अगला आगे पैटर्न चेंज होता है। यहाँ से दूसरा टॉपिक हमने लिया यहाँ से इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आपके सामने है प्रश्न 4 की 207 गुणा 781 गुणा 39 गुणा 94 में इकाई का अंक होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। केवल हम क्या करेंगे, जो इकाई के अंक दे रखे होंगे प्रत्येक संख्या में उनकी आपस में गुणा करनी है, केवल इकाई के अंकों की। ये आपका यहाँ तक इकाई के अंक हो गए। तो हमें क्या क्या मिला, पहली बार में मिला आपको 7, दूसरी बार में मिला 1, तीसरी बार में 9 और लास्ट में है संख्या 4। ये वो संख्याएं हैं जो हमें क्वेश्चन में संख्या दे रखी हैं, उनके इकाई के अंक हमने अलग अलग लिख लिए हैं। अब इनकी गुणा करेंगे। गुणा जब हम करेंगे तो जैसे ही हमें दहाई का अंक मिल जाएगा तो दहाई का अंक छोड़ देंगे, इकाई के अंक को हम लेके चलेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें इनकी तो ये बनेगा आपका 7 गुणा 1 हो गया 7। अब 7 की गुणा हम करेंगे 9 से। 7 की गुणा 9 से करने पर हमें मिलता है 63। अब यहाँ हमें दहाई का अंक भी मिल गया, इकाई का अंक भी मिल गया, लेकिन हमें पूछा क्या है हमसे, इकाई का अंक। तो केवल हम यहाँ से इकाई का अंक लेके चलेंगे। अभी एक अंक और रह गया हमारे साथ,
तो यहाँ से इकाई का अंक ले लिया हमने 3 और अगला अंक है 4, तो 3 चौके 12। 12 में इकाई का अंक क्या होगा 2, तो इसका सही आंसर होगा 2। इकाई का अंक मिला हमें 2। इकाई का अंक 2 यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न 4683 मतलब 4683 गुणा 276 गुणा 4539 गुणा 74 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। आशा करता हूं आप इसे भी पुराने वाले प्रश्न के अनुसार हल कर लेंगे। केवल हमें इकाई का अंक लिखना है, आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इकाई का अंक लिखो, गुणा करो। 3 गुणा 6, देखिए 3 6 9 और 4। जहाँ भी आप इकाई का अंक आपसे पूछा जाए तो केवल इकाई के अंक उठा लो, उनकी आपस में गुणा कर लो। 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 4, देखिए 3 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ मिलेगा 18, फिर 1 को छोड़ देंगे, 8 को लेके चलेंगे 9 के साथ, 8 ने 72, फिर यहाँ से 2 को लेंगे 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, तो इकाई का अंक मिलेगा हमें 8। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 8, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसे वीडियो को स्किप करके पॉज करके आप इसे नोट करें। देखिए पहला क्या है, सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। जहां भी विषम संख्याएं दी होंगी सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें आप ध्यान रखें, और जैसे ही इस तरह के कोई प्रश्न मिलते हैं तो आप आराम से इन्हें प्रश्नों को बिना हल किए इसके आंसर बता सकते हो। चलते हैं, देखिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, प्रश्न 6, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा डैश 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 अनंत तक करना है में इकाई का अंक। अगर ये संख्या देखी जाए तो ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या होंगी सभी, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, अनंत तक की संख्याओं में इकाई का अंक निकालना है। तो अगर हम इसमें देखें तो 1 की गुणा 3 से करेंगे क्या मिलेगा हमें, यहाँ 3 मिलेगा, और 3 की गुणा जैसे ही हम 5 से करेंगे तो यहाँ से हमें इकाई का अंक क्या मिलेगा 5 मिलता जाएगा। फिर 5 के साथ में आगे जो भी संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा आपको 5 ही मिलता जाएगा, क्योंकि जहां 5 आ गया या तो 5 के साथ 0 आ जाए तो 0 इकाई का अंक मिलता है। अगर कोई सम संख्या जैसे 2 आ जाती है और 2 इससे गुणा करके वो क्या बना देगी 0 बना देगी, तो इसमें जो आपका इकाई का अंक होगा वो होगा आपका 5, तो इसका सही जवाब होगा 5। अगला प्रश्न, 2 4 6 8 10 के अनंत तक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये सभी सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पीछे बताया था क्या होता है, 0 बताया था। देखिए कैसे होगा, देखिए 2 की गुणा 4 से करेंगे क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा, 8 की गुणा 6 से करेंगे फिर 8 मिलेगा, और 8 की गुणा 8 से करेंगे 4 मिलेगा, 8 8 64, और जैसे ही ये 10 आएगा और 10 जब आएगा इकाई का अंक क्या होगा 0, और जब 0 मिलेगा किसी संख्या से जब 0 की गुणा करते हैं तो प्रत्येक मतलब वो इकाई का अंक क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या मिलेगा हमें इकाई का अंक 0 होगा। तो आपको ये तथ्य जो आपके ऊपर हमने दिखाए थे पता चल गया होगा आपको कि ये यहाँ पर इनके सिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 8 है, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 अनंत तक की गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। ये सभी संख्याएं कैसी संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में
इकाई का अंक क्या होता है आपको बताया था। देखिए वैसे बताया था मैंने, इसमें शून्य होता है। देखिए कैसे होगा, 2 की गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 6, और जैसे ही इस 6 की गुणा आगे 5 से होगी तो क्या हो जाएगा 30, 6 पंजे 30, और इकाई का अंक क्या मिला हमें, शून्य मिल गया यहाँ पर, क्योंकि 2 और 5 आ गए। 5 के साथ में 2 आने पर ये शून्य को बढ़ा देता है, और ऐसी स्थिति में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, शून्य होगा। अगला प्रश्न, 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा अनंत तक के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए ये कैसी है, सभी संख्याएं, ये आपकी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 3 गुणा 5, 3 की गुणा 5 से करेंगे क्या मिलेगा आपको, इकाई का अंक 5 मिलेगा। यही 15 आएगा, 15 में इकाई का अंक हो जाएगा 5। जैसे ही 5 की गुणा 7 से करेंगे तो 5 7 35, फिर 5 की गुणा 1 से करेंगे 5 आता है। इस तरह से जहां 5 आ गया तो आगे की संख्याओं में इकाई का अंक हमें 5 ही प्राप्त होगा। तो इसमें भी क्या होगा, 5। जो हमने तथ्य ऊपर लिखे थे उनसे संबंधित ही प्रश्न थे, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जहां 5 आ गया है और 2 नहीं है तो वहां पर क्या होगा, इकाई का अंक 5 होगा। अगर 5 के साथ 2 आ जाता है तो वहां इकाई का अंक 0 होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है 10वां, 476 गुणा 9, 9 के साथ एक डिजिट यहां पर लिखना है हमें। इसका हमसे मान पूछा है कि 9 के साथ स्टार में ये दहाई वाली संख्या है। 25 63 गुणा 99 गुणा 240 के गुणनफल में इकाई का अंक 2 हो तो स्टार का मान क्या होगा। देखिए अभी पीछे हमने इससे संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे, तो हमें क्या करना है, ऐसे स्थिति में हमें केवल इकाई का अंक ही लिखना है। तो इकाई का अंक अगर हम इसमें से लिखें तो इसमें मिलेगा 6, इसमें मिलेगा आपको स्टार, और ये हो गया 6, ये हो गया स्टार, इसके बाद आएगा 3, और इसके बाद आएगा 9, इसके बाद आएगा 6। ये सभी इकाई के अंक हैं, और इकाई के अंक के गुणनफल में जो मान दे रखा है इन्होंने, इकाई का अंक जो दिया है वो दे रखा है 2, तो हम इसके बराबर में क्या रखेंगे, 2 में इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 दे रखा है। जब 2 दे रखा है तो हम अगर इनकी गुणा करें, स्टार का मान हमें पता चल जाए, तो इन सभी का जो गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक होगा 2। देखिए मान निकालते हैं, 6 की गुणा 3 से करेंगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा इकाई का अंक, और 8 की गुणा 9 से करेंगे तो क्या मिलेगा, इकाई का अंक 2 मिलेगा, 8 ने 72। इसके बाद 2 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ मिलेगा 12, और 12 में आपका इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। तो ये हो गया आपका स्टार, और गुणा के साथ में आपका 2 बराबर 2 दे रखा है। दोबारा समझिए, 6 की गुणा हमने 3 से की तो मिला 18, 18 में इकाई का अंक हो गया 8। जैसे ही 8 की गुणा हमने 9 के साथ की तो ये हो गया 72, 72 में इकाई का अंक हो गया 2, और 2 की गुणा जैसे ही 6 में की तो ये हो गया आपका 12, 12 में इकाई का अंक हो गया 2। अब ये 2 हो गया, लेकिन स्टार हमारा रह गया, स्टार का मान हमें पता नहीं है, तो स्टार की गुणा करने पर ही तो इकाई का अंक हमें 2 मिलेगा जो कि दे रखा है। अब ये गुणा वाला जब उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो अगर इसे काट दिया जाए तो क्या मिलेगा, स्टार का मान मिला हमें 1। इसका जो आंसर होगा 1, यहां पर स्टार का मान क्या है, 1 है। अगला प्रश्न, घातीय रूप में इकाई का अंक ज्ञात करना। अब तक क्या थे, ये साधारण संख्याओं के गुणनफल में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना था। अब जो संख्या दे रखी होंगी वो हमें दिए गए पद्धति में उनमें घातें दे रखी होंगी, आधार और घात में, तो उनके हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशन है। दिए गए प्रश्न में संख्या की घात को पहले 4 से हम भाग देते हैं, और भाग दे करके शेषफल पर विचार करते हैं, क्या शेषफल बचता है। देखिए कंडीशन क्या होंगी, जब 4 से हम भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या होंगी, शेषफल की कंडीशन बनेंगी आपकी 4। कौन कौन सी बनेंगी, या तो शेषफल आपका 1 बचेगा, या शेषफल आपका 2 बचेगा, या शेषफल 3 बचेगा,
या ऐसा हो सकता है कहीं शेषफल 0 हो जाए। 0 मतलब 4 से पूरा पूरा कट जाए तो वो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपकी 4 कंडीशन हुई, 4 में से आपकी 3 कॉमन है। 3 कंडीशन क्या है, अगर शेषफल 1 बचे, शेषफल 2 बचे, शेषफल 3 बचे, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, नो चेंज। और जैसे ही आपका शेषफल 0 आता है तो उसकी घात क्या करनी है, 4 कर देनी है। यानी जैसे ही घात, अगर जो हम भाग करते हैं 4 से, उसमें शेषफल 1 बचता है तो वो 1 को ही रख देंगे, 2 बचेगा 2 को रख देंगे, 3 बचता है 3 को रख देंगे। लेकिन जैसे ही शेषफल 0 हो जाता है तो हम 0 को हटा करके उसकी पावर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें या इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहें बना सकते हैं। अगला दूसरा इसका फैक्ट है, यदि दिए गए प्रश्न के आधार का इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 0 1 5 6 आ जाए तो प्रश्न बिना हल किए इकाई का अंक वही रख देंगे जो कि उसमें आधार में इकाई का अंक होगा। फिर दोहराऊंगा, यदि दिए गए प्रश्न के आधार का इकाई का अंक 0 या 1 या 5 या 6 इनमें से कोई एक अंक आ जाए तो प्रश्न बिना हल किए इकाई का अंक हम वही रख देंगे जो आधार का इकाई का अंक होगा। देखिए जैसे प्रश्न 11 आपका दे रखा है, 576 की पावर है 1151 में इकाई का अंक क्या होगा। 576 की घात 1151 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें अभी सामने आपके नियम लिखा हुआ है, देखिए दिया है, अगर इकाई का अंक आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 में से कोई आ जाए तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। कारण क्या है, देखिए आप 6 की गुणा मान लो 1 है घात, तब क्या आएगा, 6 आएगा। 6 की 2 बार कर लो क्या आएगा, 36 आएगा, इकाई का अंक भी यही आया। फिर 6 का 3 बार कर लो तो क्या आएगा, 216 आएगा, तब भी 6 ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जहां 0 1 5 6 आधार के इकाई का अंक हो तो उनके जो घातें दे रखे होंगे उनके विस्तार में जो इकाई का अंक होगा वो वही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 5924, 5924 की घात है 429 में इकाई का अंक क्या होगा। 5924 की घात 429 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए अभी ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि यहाँ पर 0 1 5 6 ये कोई अंक नहीं है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें 4 से भाग करना है। अब उसमें भी क्या करना है, 4 से भाग, हम इसमें जैसे घात दे रखी है 429, इसमें 4 से भाग करना है तो हम केवल दहाई के अंकों में ही भाग करेंगे। आपके इधर की साइड में जितने भी अंक उन्हें छोड़ देना है, केवल दहाई के अंकों में ही भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर 29 दे रखा है तो 29 को 4 से भाग कर दो, कितना बचेगा, 4 सत्ते 28 और एक शेष बचा। हमें केवल क्या देखना है, शेषफल को ध्यान देना है। शेषफल बचा 1, और जब शेषफल 1 बचता है तो कोई चेंज हमें नहीं करना है, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। अब 4 कहां से आया, ये 5924 में हमें केवल इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो केवल इकाई के अंक पर ही घात लगाएंगे। हम कौन सी घात लगाएंगे, जो शेषफल बचा होगा। तो शेषफल बचा है आपका 1, तो 4 की पावर 1 का मान क्या होगा, 4। अतः यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया गया होगा। दोबारा देख लीजिए, 5924 की पावर दे रखी 429 में इकाई का अंक पूछा है आपसे, तो 429 में ये कंडीशन 0 1 5 6 को फॉलो नहीं करता है, तो कंडीशन अलग, 4 से भाग करना है हमें घात को। 429 को 4 से भाग करेंगे, जब सैकड़ा या हजार या 10,000 में घात दे रखी हो तो हमें केवल दहाई में ही भाग देना है। दहाई मतलब 2 डिजिट में ही भाग करना है, चाहे घात आपकी कितनी बड़ी हो। जैसे ही हम भाग करेंगे 4 सत्ते 28, शेषफल बचेगा आपका 1, और शेषफल 1 2 3 बचने पर जो शेषफल होंगे वही हम मान उस घात के रूप में रख देंगे, और घात उसी के रखेंगे जो इकाई का अंक पूछा होगा। तो इकाई का अंक 4 है, 4 की पावर 1, तो इसका मान आ गया 4। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला है 4683 की घात दे रखी है 66 में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए 4683 में इकाई का अंक क्या है, 3, और 3 की घात कितनी है, 66 है केवल। तो 66 को आप 4 से भाग कर दीजिए। 66 को जैसे ही 4 से भाग करेंगे क्या आएगा, 16 चौका 64, 2 शेष बचा है।
शेषफल बचा आपका 2, हमें केवल शेषफल को ही ध्यान में रखना है। यहाँ बचा आपका शेषफल 2 बचा। अब जब 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचा तो 2 को घात के रूप में लगा दीजिए, किसके? 3 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आधार में इकाई का अंक क्या है? 3, और 3 के ऊपर लगाएंगे तो 3 की गुणा 2 बार, तो 3 3 9, इकाई का अंक क्या होगा? 9 होगा। यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा? 9। अगला प्रश्न, 37,482 में इकाई का अंक क्या होगा? 37,482 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए इसको भी करते हैं। घात कितनी दे रखी है आपकी? ये 2 की घात मान के चलते हैं 3139। तो 3139 को हम 4 से भाग करेंगे, फिर वही केवल हम 39 को भाग करेंगे, केवल हमें 39 को भाग करना है। 4 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 9 चौक 36, 3 शेष बचेगा। जैसे ही हम 4 से 39 को भाग करेंगे, देखिए 4 से 39 को भाग करते हैं, 4 नेमा 36, कितना बचा? 3 शेष बचा। यहाँ पर 3 शेष बचा, वो हमने लिख दिया, 3 शेषफल हो गया। अब 3 शेषफल हो गया तो किसके ऊपर? ये आधार जो दे रखा है पूरा, उसमें इकाई का अंक क्या है? केवल 2, तो हम 2 के ऊपर लगाएंगे क्या? जो शेषफल बच के आया 3, तो 2 की पावर 3, यानी 2 की 3 बार गुणा, 2 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 8 होगा। इकाई का अंक होगा आपका 8। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला है आपके सामने, 5,300 मतलब सॉरी 53,267 की घात दे रखी 2459 में इकाई का अंक क्या होगा? देखिए इसमें फिर वही तरीका, 7 इकाई का अंक बनेगा यहाँ पर, तो 7 की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2459 है, 2459 को क्या करेंगे हम? 4 से भाग करेंगे, 2459। अब बार बार लिखना नहीं चाह रहे हैं, केवल हम 59 को 4 से भाग करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 4 से आप भाग करेंगे, कितना शेष बचेगा? कमेंट बताइए। देखिए भाग करते हैं, शेषफल भी आपको दिखाना है। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौके 16, कितना बचा? 3 शेष। आपका यहाँ बचा 3 शेषफल। अगर आपको टेबल वगैरह सारे याद हैं तो आप बहुत तेजी से इसे कर सकते हैं। और शेषफल हमें लिखना है किसके ऊपर? जो कि आधार का इकाई का अंक होगा, तो आधार का इकाई का अंक है 7, और 7 के ऊपर क्या आया? 3 घात, क्योंकि 1 2 3 तक कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ही शेषफल 0 हो जाएगा तो हमें पुनः 4 के रूप में घात को रख देना है। 7 की 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 49 7 343, जो कि 7 का घन होता है। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 3। 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, देखिए पैटर्न यहाँ पर चेंज होता है। आगे पैटर्न जो दिया है हमने आसान सा है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी वगैरह, इस तरह की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जितने आज पैटर्न कराए हैं, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं इन सभी परीक्षाओं में। देखिए प्रश्न 16 है, 4 2 8 7 3 0 1 5 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर क्या होगा? बात करते हैं यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान में। देखिए जातीय मान क्या होता है? जो संख्या, जिसका जो जातीय मान पूछा जाए वो अपने आप में उसका मान ही होता है, जातीय मान वास्तविक मान होता है। और जो स्थानीय मान होता है, जो संख्या में जहां पर संख्या दे रखी है उसका उस स्थान के हिसाब से क्या मान है। देखिए क्या होता है, 4 2 8 7 3 0 1 5, ये यहाँ पर मान दे रखे, पूरी संख्या दे रखी है 4 2 8 7 3 0 1 5। इसमें हमें 7 के स्थानीय मान पहले हम निकालते हैं। स्थानीय मान, ये हो गया आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होगा? जैसे 7 दे रखा है तो पहले हम 7 लिखेंगे, ठीक है। या आप ऐसे कर लीजिए कि 7 को यहाँ पर सर्किल का बना लीजिए। 7 को हमने गोला कर लिया, गोला करने के बाद जितने दाईं ओर सीधे हाथ की ओर, जिस हाथ से हम राइटिंग करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे बाएं हाथ से लिखते हैं, तो हमें केवल राइट साइड देखना है।
राइट साइड की ओर जितने डिजिट बचेंगे उतने इसके आगे जीरो लगा देना है। तो 1 2 3 4, 4 इसके आगे जीरो लगा दो। 4 हमने सर्कल और बना मतलब जीरो बना दिए। इसके बाद क्या करना है, 7 का ही जातीय मान निकालना है। तो जातीय मान मैंने बताया था, जातीय मान क्या होता है, जो संख्या है वही उसका जातीय मान होता है। 7 इसका जातीय मान होगा, इन्हें घटा दो, 10 में 7 गया 3, जब ढाई हमने ले ली तो यहाँ क्या बचा 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9 और ये 6, 6 यानी ये बचा आपका 69,993, जो कि 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर है। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप उसका स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान निकालने के लिए जिस संख्या का पूछा है उसको आप सर्कल बना लीजिए। उसके बाद राइट साइड की ओर जितने डिजिट बचे उतने आप जीरो लगा दीजिए, और जो जातीय मान होता है वो उसकी संख्या वास्तविक जो होती है वही उसका मान होता है, उसे आप घटा दीजिए जैसा कहा जाए, घटाने को जोड़ने को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 357.21 में 5 का स्थानीय मान होगा। 357.21 में, ये यहाँ पर दशमलव दे रखा है, 21 में 5 का स्थानीय मान होगा। अब इसमें 5 का स्थानीय मान अगर हम निकालें, इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान क्या होगा, क्योंकि इधर दशमलव वाली संख्याएं, दशमलव इधर की साइड में और कुछ इधर की साइड में, तो इसमें क्या होगा 5 गुणा 10। स्थानीय मान पूछा, देखिए स्थानीय मान जैसे मैंने बताया था वैसे ही करते हैं। ये हमने यहाँ पर गोला कर लिया, और गोला करने के बाद दशमलव तक ही देखना है। अब अगर दशमलव की संख्या दे रखी है दशमलव तक ही हमें देखना है, और दशमलव तक कितनी संख्या है, एक संख्या है। अच्छा, अगर वैसे इसका आंसर 50 हो गया, लेकिन जरूरी थोड़ी जैसे 50 के रूप में नहीं दिया है। जैसे अगर हम इसके ऑप्शन लिखें, ऑप्शन है आपके 5 इकाई, 5 सैकड़ा, 5 10 और 5 दशमा। अगर ये ऑप्शन लिखे हैं तब ऑप्शन कौन सा होगा, तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। अगर हम इसे देखें तो इसमें 5 गुणा 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 10 हो जाएगा, 5 10, यानी जो स्थानीय मान है इसका 10 में, यही दहाई का अंक है 5, तब 50 बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर 5 10 इस तरह का हो जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाएगा और डायरेक्ट यही दे रखा हो तो आपका मान यही होगा। अगला प्रश्न, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। प्रश्न 18 है आपका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो आपकी 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और एक और क्वेश्चन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या वो भी क्या होगी, यही होगी आपकी 2। उसका आंसर भी आपका 2 होगा। यह आप इसे नोट कर लें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे ज्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में। अगला प्रश्न 19 है, 200.007 में 7 का स्थानीय मान होगा। अब देखिए इसमें 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसे जीरो मतलब सर्कल बनाएंगे और अंक लिखेंगे। ठीक है, अंक लिखेंगे। अब हमने बताया था कि पहले सीधे हाथ की ओर देखते हैं हम। अब सीधे हाथ की ओर इसमें मतलब राइट साइड की ओर देखते हैं, लेकिन यहाँ राइट साइड की ओर कोई डिजिट ही नहीं है। राइट साइड की ओर कोई डिजिट ही नहीं है, नो डिजिट। तब क्या करेंगे, अगर राइट साइड की ओर कोई डिजिट ही नहीं है तो दशमलव वाली संख्याओं में हम ये देखते हैं ऐसी संख्या कहां पर स्थित होगी, दशमलव के बाद होगी स्थित। अगर राइट साइड की ओर कोई अंक ही नहीं है तो ये आपकी दशमलव के बाद होगी संख्या। तो अब इसके लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे हम, अब जाएंगे लेफ्ट साइड की ओर। तो लेफ्ट साइड में हमें कहां तक देखना है, केवल दशमलव तक देखना है कि दशमलव तक कितने अंक हैं। अब इसके दशमलव तक अगर हम देखें तो कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। और 2 अंक हैं तो इसमें क्या करेंगे, 1 को लिखेंगे, देखिए दशमलव की जगह 1 लिखेंगे, और 1 2 0 आपके ये बचे,
और तीसरा है आपका 7। दशमलव की जगह हम 1 लिखेंगे और इसके बाद 1 2 3 3 डिजिट बचे, 3 को 0 लगा देंगे। तो ये आपका जो यहाँ पर स्थानीय मान होगा वो होगा 7,000वां। 7,000वां यहाँ पर आपका स्थानीय मान होगा। अगला प्रश्न, उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है, योगफल होगा। उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल होगा। तो अभाज्य संख्याएं पूछी हमसे यहाँ पर, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी जो 17 से बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब 17 से हमें क्या लेनी है? छोटी लेनी है। अब 17 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी देख लीजिए। पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, इसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद क्या बचा आपका? 17। 17 को तो लेना है क्योंकि 17 से बड़ी ना हो, 17 से बड़ी नहीं हो। 17 से छोटी भी लेनी है और 17 भी लेनी है। अब इनका जोड़ लीजिए। देखिए 2 3 5 और 5 10 और 17, 11 28, 41, 17, कितना हो गया? 58। तो उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 17 से बड़ी नहीं है उनका योगफल क्या होगा? 58 होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज संख्या पद्धति का कुछ मुख्य टॉपिक के साथ एक 20 प्रश्नों का ये सेट। आगे आपको क्लास ये पसंद आती है तो आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें, क्लास आपको कैसी लगी। अगर आप कमेंट्स हमें देते हैं तो आगे इसी तरह के इससे संबंधित जो टॉपिक रह गए हैं वही हमें संख्या पद्धति को पूरा निपटाना है। संख्या पद्धति हमारी करीब 2 से 3 वीडियो में निपट पाएगी। तो जब ये हमारा पूरा हो जाएगा संख्या पद्धति, इसके बाद हम इसका एक सेट लगाएंगे और वो सेट आपको हो सकता है लाइव में लगवाएं या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से यूट्यूब पर कराया जाए। जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल में आपको इसके बारे में कमेंट्स देना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट्स जरूर बताएं, तो उसी के आधार पर हम अपनी क्लास आगे की तैयार करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।